हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अब अच्छी बात यह है कि आप जो भी हमारे चैनल पे जितने भी आप स्टोरीज पढ़ेंगे, है ना, आप जो भी राइटर्स को पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, या फिर कहीं भी आपने जो भी ग्रामर स्टोरीज पढ़ रखा है, लिटरेचर के पार्ट को पढ़ रखा है, उन सब के प्रैक्टिस के लिए अब आप www.toppersgalaxy.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको DSSB से रिलेटेड सारे ही MCQs मिलेंगे, सारे PYQs मिलेंगे। वहाँ पे जाके आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपने कितने स्कोर किए और अभी आपको और ज़्यादा कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर R.K. नारायण के बारे में। फ्रेंड्स, R.K. नारायण का जो पूरा नाम था वो है राशीपुरम कृष्णास्वामी नारायण। फ्रेंड्स, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है आप देखोगे DSSB में भी या फिर UP-TGT में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि R.K. नारायण का फुल नेम क्या था। तो R.K. नारायण का फुल नाम था राशीपुरम कृष्णास्वामी नारायण। फ्रेंड्स, R.K. नारायण का बहुत बड़ा नाम है। अगर बात करें हम इंडियन लिटरेचर की, इसमें R.K. नारायण का बहुत बड़ा नाम था। इनका जो है सोसाइटी में लिटरेचर के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फ्रेंड्स, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि R.K. नारायण का समय में इनको पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है, 12 सीट्स होती हैं, 12 सीट्स को जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, इसमें से एक सीट इनको भी दी जा चुकी है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये पार्लियामेंट में भी जा चुके हैं अपने टाइम पर, अपनी राइटिंग की बदौलत। सोचिए फ्रेंड्स, लिटरेचर में कितनी ताकत है। ठीक है, ये बात हुई। इनको इसके अलावा पद्म भूषण मिल चुका है। इनको 1964 में जो है फ्रेंड्स, इनको जो है ये पद्म भूषण मिल चुका है। इनको 2000 में जो है वो पद्म विभूषण मिल चुका है। साथ ही अगर आप देखोगे तो 1958 में है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है। तो 1964 में क्या मिल चुका है फ्रेंड्स? इनको पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, 2000 की बात करें, 2000 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है और 1958 में जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही इनके अवार्ड्स के बाद और R.K. नारायण के बारे में। फ्रेंड्स, R.K. नारायण जो है वो मालगुडी से बहुत प्यार करते थे। मालगुडी एक जगह है फ्रेंड जो कि साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो मालगुडी जो है बहुत सारे आप इनकी राइटिंग्स में देखोगे, या मैं यूँ कहूँगी इनके मैक्सिमम ऑफ द राइटिंग्स में मालगुडी के बारे में जिक्र है। अगर लोकेशन और प्लेस की बात करें तो यूजुअली मालगुडी को ही ये चूज करते थे। तो ये जो एक मालगुडीज डे एक नाम की भी एक इन्होंने राइटिंग लिखी है जिसमें 32 स्टोरीज जो है फ्रेंड्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मालगुडी कहाँ लोकेटेड है, साउथ इंडिया में लोकेटेड है। कई बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम R.K. नारायण की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग द गाइड के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है फ्रेंड्स। द गाइड बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, गाइड से रिलेटेड स्टोरी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गाइड की तो गाइड वॉज रिटन इन 1956 में जो है ये गाइड को लिखा गया था। और जब हम पब्लिशिंग की बात करें तो लिखने के 2 साल बाद, यानी कि जो है 1958 में जो है गाइड को पब्लिश कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही तो गाइड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं डिटेल वीडियो गाइड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं बहुत अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आएगी। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चलिए हम बात करते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मालगुडी से रिलेटेड, जो हमारा जो गाइड है उससे रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, गाइड की अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो एक कैरेक्टर है राजू, जो कि स्टोरी का हीरो है, एक प्रोटोगनिस्ट है राजू। ठीक है, इसमें ये अपने मदर के साथ रहता है, राजूज मदर। ठीक है, स्टोरी में हर जगह राजूज मदर का ही यूज किया गया है कि राजू मदर के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक है जिसका नाम है वेलन, जो कि बाद में राजू का फ्रेंड बनता है। ठीक है, एक है वेलन सिस्टर, उसकी बहन है वेलन की सिस्टर। एक है मार्को और एक है रोजी। तो बेसिकली ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, ये सारे के सारे हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमारे गाइड है इससे रिलेटेड, जो गाइड नोवेल है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब स्टोरी को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये फ्लैशबैक में जो है ये स्टोरी स्टार्ट होती है और ये स्टोरी है मालगुडी नाम के प्लेस की, जो कि कहाँ का है, ये साउथ इंडिया की स्टोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, राजू नाम का एक लड़का होता है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा, ये जो स्टोरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे है। मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए और उन्होंने जब रेलवे लाइंस बिछाना शुरू कर दिया, तब की कहानी है ये। जब रेलवे लाइंस आई तो ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन आएंगे, और रेलवे स्टेशन आएंगे तो लोग ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आते हैं और वहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स खुलने लग जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की टाइम की स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात होती है, एक रेलवे लाइन बिछाई जाती है और भगवान की दया से जो राजू के फादर हैं, राजू के पिताजी हैं, वो एक छोटी मोटी दुकान चला रहे होते हैं और इनको
इनके ऊपर भगवान की कृपा होती है कि इनको एक रेलवे स्टेशन के पास में एक छोटी सी शॉप मिल जाती है राजू के फादर को चलाने के लिए। और राजू के फादर बहुत अच्छे तरीके से जो है इस शॉप को चला रहे होते हैं, अच्छी खासी इनकम आ रही होती है, और इन्होंने उसी दुकान को चला चला के बहुत सारे पैसे, काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि आसानी से इनका लाइफ अच्छे से चल सके। थोड़े टाइम बाद ही राजू के फादर के डेथ हो जाती है, और उस जो शॉप, जो रेलवे के किनारे के पास जो शॉप रहती है, उस शॉप की पूरी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? राजू पे आ जाती है। तो राजू इस शॉप को अच्छे से चला रहा होता है, पर बहुत ज़्यादा उसका मन नहीं लगता इस शॉप को चलाने में, क्योंकि वो शॉप को चलाने से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि स्टेशन पे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और किस तरीके से वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। वो बहुत बड़ा एक वक्ता होता है, जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने आती है, और उनको नहीं पता फिर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने आती हैं, और बहुत अच्छे से डिलीवर करने आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको कोई बात बोलने आती हो, आपको कोई बात बहुत अच्छे से डिलीवर करनी आती हो। तो इस तरीके से बात बोलना राजू को बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब भी कोई भी स्टेशन पे आता था, तो स्टेशन पे आने के बाद तो राजू जो है वो उन्हें मालगुड़ी की कहानियाँ सुनाया करता था, वहाँ के बारे में बताया करता था। यूजुअली क्या होता है, हम जब स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं कि स्टेशन वाले से भी अगर कोई शॉप है, अगर थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम है, तो यूजुअली हम उनसे बात कर लेते हैं, वहाँ के बारे में पूछ लेते हैं। तो राजू बहुत अच्छे से जो है वहाँ के बारे में, जो मालगुड़ी के बारे में, मालगुड़ी की स्टोरीज, मालगुड़ी की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके बारे में, जो उसकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इसके बारे में बताया करता था। तो इससे लोग उसकी बातों से बहुत इंप्रेस होते थे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजू जो है एज ए गाइड के नाम से फेमस होता चला जाता है, क्योंकि उन लोगों को स्टेशन पे गाइड करता था। तो अब लोग उसको राजू गाइड बोलने लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही तो गाइड की स्टोरी। अब हम बात करते हैं राजू की। तो राजू धीरे धीरे क्या होने लग गया कि वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया लोगों के बीच। लोग बोलते थे कि अरे एक राजू नाम का बंदा है, स्टेशन पे है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरी बताता है, काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को लेकर घुमाता है। तो वो धीरे धीरे ना ये अपनी जो शॉप वाली चीज़ें इसको छोड़ के वो टूरिस्ट प्लेसेस में अट्रैक्ट होने लग गया, और लोगों को ले जाके अब लोग घुमाने लग गया टूरिस्ट प्लेसेस पे। मालगुड़ी में बहुत सारे केव्स हैं, देखोगे ना साउथ इंडिया में आप जाओगे तो बहुत सारे केव्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो वहाँ पे वो लोगों को ले जाके घुमाने लग गया, और उनसे वो पैसे कमाने लग गया। ठीक है, अब उसका जो मेन प्रोफेशन था शॉपकीपिंग का, उसने इसको छोड़ दिया, और एक बाहर के बंदे को बुला के यहाँ पे उसने बिठा दिया, उसको पूरी की पूरी शॉप हैंडल करने को दे दिया, और खुद वो बिजी हो गया किसमें, खुद वो बिजी हो गया एज अ टूरिस्ट गाइड। तो यहाँ पे राजू पहले एक शॉपकीपर था, बाद में वो क्या बन गया, एक टूरिस्ट गाइड बन गया। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, अचानक एक मार्को नाम का इंसान आता है। ठीक है, एक मार्को जो है वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, जो है वो मालगुड़ी के केव्स पे वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है ऑन द मालगुड़ी केव्स। तो वो आता है, उसने भी काफ़ी नाम सुन चुका रहता है राजू का। तो वो आता है, फिर राजू से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद वो क्या बोलता है कि ठीक है, आप राजू जो अपने साथ में लेता है और लेके चल जाता है मालगुड़ी केव्स में। वहाँ पे राजू जाके बहुत सारी बातें बताता है मार्को को, ये देखिए ये वाली पहाड़ी है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ये वाला महल है, इसको इस वाले राजा ने बताया था, ऐसे वो कुछ भी बोलता रहता है। तो मार्को जो कि बहुत बड़े स्कॉलर है, उसको सब कुछ पता रहता है वहाँ के बारे में, मैक्सिमम चीज़ें बोलता है, नहीं राजू ये नहीं उसने बनाया था, ये नहीं उसने बनाया था। तो ये सब बातें ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है राजू को। तो राजू को कॉन्ट्राडिक्ट कर देने की वजह से राजू को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है मार्को, पर फिर भी उसको पैसे तो कमाने हैं, तो मार्को के साथ में रहता है। वो मार्को के साथ में रहता है काफी टाइम तक। उसके कुछ टाइम बाद स्टोरी में एंट्री होती है रोजी की। फ्रेंड्स, रोजी कौन है, तो रोजी जो है इस मार्को की वाइफ है। ठीक है फ्रेंड्स, रोजी जो है इस मार्को की वाइफ है। ठीक है, तो अब जो ये हस्बैंड वाइफ आए हैं वहीं पे रह रहे होते हैं मालगुड़ी की जगहों पे, और वहाँ पे जो मार्को जो है वो मालगुड़ी केव्स में जाके उसके रिसर्च कर रहा होता है, उसके बारे में बहुत माइन्यूट डिटेल निकाल रहा होता है, स्टोरी लिख रहा होता है। ये सब बातें फ्रेंड्स राजू के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि राजू इतना एजुकेटेड नहीं होता, उसको समझ नहीं आता ये क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। पर जो भी मार्को बोलता था वो करता रहता था, क्योंकि उसको कोई तो चाहिए ना एंटरटेन करने के लिए, उसको घुमाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली लोकल चीज़ों के बारे में मार्को उतना चीज़ें जानता है नहीं। हाँ, वो केव्स के बारे में किताबों में बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, पर प्रैक्टिकलिटी की बात करो तो प्रैक्टिकली जो है राजू वहाँ पे बहुत घुमा रहता है, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं मार्को को राजू की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए राजू उसके साथ में रहता है। जब रोजी आती है तो फ्रेंड्स ये मार्को और रोजी जो है वो साथ में रह रहे होते हैं, और ऑब्वियसली रह रहे होते हैं तो आपको किसी ना किसी आउटसाइडर की जरूरत पड़ती है, तो राजू इनके साथ हमेशा रहता है। तो जो ये रोजी है ये बहुत बड़ी डांसर होती है फ्रेंड्स, इसका हॉबी होता है टू डांस। तो यहाँ पे रोजी जो है जब वो मार्को अकेले चला जाता है कि उसके बारे में स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वहाँ पे, तो ये जो रोजी है वो अकेले घर पे रह रही होती है, तो बहुत ज़्यादा बोर होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ऑब्वियसली
इसलिए वो आसपास की जगहों पे घूमती है, थोड़ा बहुत ऐसे सब करती है, और इसी बीच राजू जो है वो पूरे टाइम रोजी के साथ रह रहा होता है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब राजू जो है वो रोजी को पसंद करने लगता है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि ये जो मार्को है और रोजी है, इन दोनों के बीच के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो मार्को है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है उसके खुद के काम में, काफ़ी सारा उसको काम करने रहता है, और वो रोजी को इंटरफेयर नहीं करने देता अपने काम में। वो रोजी को बोलता है तुम भाई मेरे काम से बहुत दूर रहो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम उसको जियो, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में तुम बिल्कुल दखलंदाजी ना करो। इस बात से रोजी को बहुत गुस्सा आता है कि जो मार्को है वो पूरे टाइम अपना ही काम करता रहता है, अपना ही चीज़ें करता रहता है, अपना रिसर्च करेगा और अपना जो है मतलब प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो मेरे बारे में बिल्कुल तारीफ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इस बात से हमेशा जो है रोजी चिड़ी रहती है, किससे? मार्को से। फ्रेंड, एक बात रोजी के बारे में आपको और बता दूँ, ये रोजी जो है वो इंडिया की ही लड़की रहती है, लेकिन बाद में ये एक मार्को नाम के इंसान से शादी कर लेती है, तो बाद में वो फॉरेन शिफ्ट हो गई रहती है, ठीक है। तो इसको इंडियन डांस, इंडियन क्लासिकल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसको ये सारे डांस आते भी हैं। लेकिन जो राजू जो है वो बहुत तारीफ करता है रोजी की, अरे आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, उसके डांस की तारीफ करता है। इसकी वजह से रोजी भी धीरे धीरे जो है अट्रैक्ट होती है राजू की तरफ, क्योंकि ऑल्दो मार्को जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता रोजी की पर्सनल चीज़ों पे, तो राजू ध्यान देता है, इसलिए जो रोजी भी है वो अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ? जो रोजी है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? राजू की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है एक दिन कि राजू और जो रोजी है और मार्को के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसकी वजह से जो है ये पता चल जाता है मार्को को कि देयर इज समथिंग इन बिटवीन राजू एंड रोजी। इसकी वजह से मार्को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मार्को क्या करता है, वो छोड़ के चल जाता है रोजी को, ठीक है। और मार्को जो है छोड़ के चल जाता है रोजी को। अब यहाँ पे रोजी अकेले रह जाती है। फिर रोजी क्या करती है, रोते धोते राजू के घर पे आती है। अब वो राजू के घर पे आके राजू के साथ रहने लग जाती है, तो काफ़ी टाइम समय तक रहती है राजू के साथ। अब राजू की जो मदर है, राजूज मदर, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगती है कि आप जो है, राजू को बोलती है कि आप रोजी को जो है घर से बाहर निकालो। क्यों बोलती हो वैसा? क्योंकि वो बाहर के लोग जो रहते हैं, जो बाहरी लोग रहते हैं, वो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं राजू की मदर को, कि जो रोजी है, एक तो इसके हस्बैंड इसको छोड़ के चले गए हैं और दूसरे नीचे तबके से बिलोंग करती है, शेड्यूल कास्ट है और एक डांसर भी है, तो ऐसे लेडी को एक घर पे नहीं रखना चाहिए। क्यों? और राजू भी अनमैरिड है, तो ऐसे लेडी को आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। इस बात से तो राजू की मदर या लोगों की बातों को सुन के आती है और राजू की मदर राजू से कहती है कि तुम रोजी को घर से बाहर निकाल दो, पर राजू उसकी एक नहीं सुनता। वो बोलता है नहीं, रोजी इसी घर में रहेगी। इस बात को लेके ये राजू और राजू के मदर में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि राजू के मदर का जो है वो भाई आता है घर पे, यानी कि कौन आता है, यानी कि राजू के मामा जी घर पे आते हैं, ठीक है। जब राजू के मामा जी घर पे आते हैं तो वो भी बोलते हैं राजू से कि तुम क्या करो, इस रोजी को घर से बाहर निकाल दो, इस रोजी को बैन कर दो घर पे। राजू उनकी भी बात नहीं सुनता और फिर इन तीनों के बीच में, यानी कि राजू के मदर के बीच में और राजू के मामा जी के बीच में, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। और जो राजू की मदर है, ये राजू के भाई यानी कि राजू के मामा जी के साथ अपने घर मायके चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है राजू की मदर का यहाँ पे कैरेक्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। राजू की मदर मतलब अपने भाई के साथ, यानी कि राजू के मामा जी के घर पे चल जाती है। कौन? राजू की मदर, ठीक है। इसके बाद जो राजू और रोजी है साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बीच, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बीच, जो राजू है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। ये अपने रेलवे के किनारे वाले शॉप पे भी जाता है, तो वहाँ पे जाके देखता है कि किस तरीके से जिस बंदे को इसने शॉप हैंडल करने के लिए दिया रहता है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस को माइनस में कर देता है। और इसकी वजह से जो जहाँ से ये लोग मेन सामान लेके आते थे, वो बंदा भी आता है और इनको बोलता है कि ये तो आपका जो शॉप है माइनस पे चल रहा होता है, वो खुद से इनकी उधारी मांगने लग जाता है। ये दुकान बहुत ज़्यादा माइनस में चलने लग जाता है और इससे इसको बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऑल्दो इसको नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, इसको पैसों की आर्थिक तंगी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। इसी बीच रोजी को ये सारी बातें समझ में आती है कि राजू को इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो राजी जो है अपनी डांस की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर देती है। ये काफ़ी समय तक अपनी डांस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी रखती है और एक दिन आकर राजू को बोलती है कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी मतलब किसके लिए? आई एम रेडी टू डांस। जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मैं इसको अच्छे से ठीक कर दूंगी। अब नाउ आई एम रेडी टू डांस, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो राजू बोलता है ठीक है। अब राजू जो है वो स्टेज परफॉर्मेंसेस तैयार कराता है, किसके लिए? रोजी के लिए, ठीक है। अब राजू क्या बन गया यहाँ पे? मैनेजर बन गया। राजू पहले क्या बनाता है? राजू पहले एक शॉप चलाता था, ठीक है। शॉप चलाने के बाद वो एक क्या बन गया था? गाइड बन गया था, ठीक है। अब गाइड बनाने के बाद वो एक मैनेजर बन गया। मैनेजर मतलब किसका मैनेजर? वो मैनेजर बन गया रोजी का मैनेजर बन गया, ठीक है। तब रोजी का मैनेजर बन के वो क्या करने लगता है? रोजी के लिए बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज कराने लगता है। तो रोजी जो है अपनी पहली डांस
डांस परफॉर्मेंस से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, और इसके वजह से फेमस हो जाती है तो हर कोई रोजी को जाने लगता है। अब यहाँ पे क्या करता है राजू, बहुत ज़्यादा एक चाल चलता है। क्या करता है वो कि वो रोजी का जो नाम है, ऑब्वियसली रोजी एक फॉरेन नेम लग रहा है, तो रोजी का जो नाम है वो चेंज करके क्या रख देता है, नलिनी रख देता है। क्या रख देता है, नलिनी रख देता है। नलिनी इसलिए रख देता है कि ताकि लोग जो है वो कनेक्ट कर सके। रोजी नाम से लोग लगेगा कह रहे वो फॉरेन की लेडी है, ऐसा लगने लगेगा। नलिनी नाम से लोग इसके नाम से इसको खुद को कनेक्ट करने लग जाएंगे, कह रहे वो इंडियन गर्ल है, ठीक है। ऑल्दो वो होती इंडियन गर्ल ही है, लेकिन वो बाहर चल जाती है, इसलिए उसका नाम रोजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसका नाम चेंज करके ये नलिनी रख देता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, नलिनी से जो है वो डांस परफॉर्मेंस वगैरह कराने लग जाता है और खुद तो मैनेजर बन जाता है और बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस कराता है, और इस तरह से रोजी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है बीइंग अ डांसर, और राजू भी उसका मैनेजर बन जाता है। अब राजू जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाता है रोजी पे। ऑल्दो शी इज अ प्रोफेशनल डांसर, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं इसके, बहुत सारे लोग इससे इंटरव्यूज लेना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेस मैन या फिर बहुत सारे जो और भी लोग हैं वो रोजी से मिलना चाहते हैं, है ना। वो बिल्कुल ही किसी से भी इस रोजी की कनेक्टिविटी नहीं करने देता है, वो सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करता है, जितने भी शोज होते हैं खुद हैंडल करता है, और वो बहुत सारे नंबर ऑफ शोज बहुत ज़्यादा लगता है इन अ डे, और रोजी को एक पपेट समझने लगता है कि रोजी, उसको लगने लगता है कि रोजी क्या है, वो सिर्फ एक पैसा का जरिया है, और वो बहुत सारे दोनों मिलकर पैसे कमा लेते हैं और बहुत बड़े बंगलों में साथ में वो रहने लग जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, बहुत सारे शौकस रहने लगते हैं, और राजू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, और राजू कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा लालची होता जा रहा है पैसों को लेके, ठीक है। और यहाँ पे रोजी को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक दिन क्या होता है कि जो रोजी का हस्बैंड होता है, कौन, मार्को, वो क्या करता है, एक बुक भेजता है रोजी को, ठीक है। वो कौन सी बुक होती है फ्रेंड्स, वो बुक होती है जब मार्को इंडिया आया रहता है और वो मालगुड़ी के जो केव्स के बारे में रिसर्च वगैरह की रहती है, उससे रिसर्च को लेके वो एक बुक पब्लिश करता है, उसके बारे में मालगुड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, और बुक बहुत फेमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिकती है। और इस मार्को जो है अपनी वाइफ रोजी को वो बुक भेजता है कि देखो मैंने ये वाली बुक पब्लिश की है, ठीक है। तो ये जो जैसे ही वो बुक भेजता है, वो बुक राजू के हाथ लग जाती है, और जब वो बुक राजू के हाथ लगती है तो राजू को लगता है कि ये बुक मैं रोजी को क्यों दिखाऊं, ठीक है। वो नहीं दिखाता रोजी को, और वो बुक कहीं ना कहीं छिपा देता है, ठीक है। ये बात रोजी को नहीं पता चलती। काफ़ी समय बाद जो मैगजीन्स में और न्यूज़ पे हर जगह पता चलता है रोजी को कि उसका जो हस्बैंड है मार्को, उसने एक बुक पब्लिश कराई थी, और वो बुक भेजी भी थी, पर वो बुक रोजी को नहीं मिली है। इस बात से राजू पे बहुत ज़्यादा नाराज होती है, दोनों में थोड़ी बहुत बाती होती है, पर फिर बाद में मैटर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद जो है ये जो रोजी है, इसकी कुछ ज्वेलरी रहती है मार्को के पास, मतलब मार्को के घर में, ऑब्वियसली वो घूमने आई रहती है ना इंडिया, तो सारी ज्वेलरी वगैरह अपनी नहीं लेके आई रहती है। तो मार्को जो है अपना एक लॉयर से ड्राफ्ट करा के एक जो है वो लेटर भेजता है किसके पास, रोजी के पास, ये बोलने के लिए कि तुम्हारे काफ़ी सारे ज्वेलरी वगैरह मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्वेलरी वगैरह मैं सब तुमको दे दूँ, तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। इसलिए वो लेटर दिया रहता है। तो राजू क्या करता है, राजू को फिर से वो लेटर मिल जाता है, और राजू क्या करता है, रोजी तक वो सारी बातें पहुँचने नहीं देता है, और राजू क्या करता है, वो जो लेटर है राजू, उसके लेटर में खुद ब खुद जो है वो साइन कर देता है, ठीक है। खुद ही साइन कर देता है राजू, ठीक है। और जब वो खुद साइन कर देता है और वो साइन किया हुआ लेटर मार्को के पास पहुंचता है, तो मार्को के लॉयर वगैरह ये पता कर लेते हैं कि वो लेटर रोजी का नहीं है, वो फर्जी लेटर है, ठीक है। जब ये बात पता चल जाती है मार्को को, तो मार्को क्या करता है, केस कर देता है। क्या करता है, केस करता है। केस किसके करता है, राजू पे, ठीक है। एक फॉर्जरी का केस दायर कर देता है राजू पे, ठीक है। अब जब ये सारी बातें पता चलती है रोजी को, तब तक जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेज पे पहुंच चुका रहता है। यहाँ इंडिया में जो है इसके ऊपर केस होता है, और पुलिस आती है, और पुलिस जो है वो राजू को अरेस्ट करके लेके चल जाती है, और इसको जो है वो 2 इयर्स तक क्या हो जाती है, जेल हो जाती है फॉर्जरी के लिए। कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि राजू फॉर्जरी करना चाहता था, और वो सारी की सारी जो रोजी की ज्वेलरी है ये खुद ही जब्त करके बैठना चाहता था, और रोजी भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाती है इस मैटर में, क्योंकि ये फॉर्जरी का केस रहता है, और जो है वो मार्को अपनी पूरी ताकत लगा देता है। फॉर्जरी का केस है, यहाँ पे फॉर्जरी का केस प्रूफ भी हो जाता है, और इसके लिए 2 साल की इसको जेल हो जाती है राजू को, ठीक है। यहाँ पे फिर रोजी जो है अपना डांस का ये सारी चीज़ें छोड़ देती है फिर, और राजू जेल चल जाता है, ठीक है। यहाँ से रोजी का भी चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। अब राजू जेल जाता है, वहाँ पे जाके 2 साल बिताता है। 2 साल बिताने के बाद यहाँ पे मार्को का भी चैप्टर एंड हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मार्को भी ये सब कराने के बाद मार्को चला गया, रोजी भी वहाँ पे, रोजी के बारे में इसके आगे अब नोवेल में कुछ नहीं बताया गया, रोजी भी अब अपना कुछ तो भी करती होगी जो भी है, ठीक है। अब राजू जो है वो 2 साल तक जेल में रहता है। 2 साल जेल में रहने के बाद राजू निकल के आता है, वह पहुँचता है एक विलेज में, ठीक है, एक विलेज में। वहां पे इसको मिलता है विलन,
ठीक है। तो राजू अब 2 साल तक जेल में रहता है, उसकी दाढ़ी मूंछें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है, बाल भी बहुत बड़े-बड़े हो चुके रहते हैं, ठीक है। अब जेल से निकल के आता है, अब वो सोचता है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और यूजुअली लोगों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने समय बाद अगर आप कहीं जाते हो, आप पे इतनी बड़ी एलिगेशन लगी लगी है, अपने नेटिव प्लेस पे जाओगे तो ऑब्वियसली लोग आपको जीने नहीं देंगे, बोलेंगे अरे यही राजू है जिस पे फॉर्जरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है। ऑब्वियसली अपने मदर के पास वो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मदर के पास जाता तो उसकी मदर बोलती मैंने तो पहले ही कहा था कि उसको घर से बाहर निकाल दे, तूने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो कहीं भी नहीं जा सकता था। इसने कहा कि अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, अब मैं किसी अनजान प्लेस पे चलता हूँ, ठीक है। तो वो किसी अनजान प्लेस पे जाता है। अब वो अनजान प्लेस पे जाता है, एक विलेज में चला जाता है, ठीक है। जहाँ विलेज में जाता है उसको जाके वहाँ पे एक वेलन नाम का इंसान मिलता है, ठीक है। तो फिर तो वेलन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, ठीक है। तो इसके साथ बातचीत करते करते जो है वो राजू और वेलन आपस में क्या होते हैं, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। राजू और वेलन क्या हो जाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो राजू वेलन जो है अपनी एक दुख भरी बात बताता है किससे, राजू से। वेलन कहता है कि मेरी एक सिस्टर है ना, वो मैं चाहता हूँ कि उसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाए, वो अच्छे से अपने फैमिली एंजॉय करे, पर उसकी सिस्टर बिल्कुल भी रेडी नहीं है शादी के लिए। तो राजू बोलता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने सिस्टर को जो है वो मेरे पास भेज दो और मैं तुम्हारे सिस्टर को समझाऊंगा, ठीक है। तो बोलता है ठीक है। तो वेलन जो है अपने सिस्टर को लेके जाता है किसके पास, राजू के पास। और राजू जो है, राजू और वेलन के सिस्टर के बीच आपस में बातचीत होती है, और ये बातचीत के बाद जो है वो उसकी वेलन की सिस्टर है जो मान जाती है कि ठीक है नाउ आई विल मैरी, ठीक है। तो इस बात से जो है वो वेलन जो है पूरे गांव में सबको बताने लगता है कि अरे वाह, कोई तो भी एक पंडित जी हैं, उन्होंने मेरी बहन को बिल्कुल ही हैप्पी कर दिया, बिल्कुल खुश कर दिया और उसको रेडी करा दिया, उसको एग्री करा दिया शादी करने के लिए। ये बात पूरी गांव में फैल जाती है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं राजू की, करे वाह ये महात्मा जी हैं, है ना। ऐसा लोग नहीं करते हैं गाँव में, अरे बस साधु वधु बना देते हैं। ऐसा ऑब्वियस साधु उसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि 2 साल जेल में रहने के बाद ऑब्वियसली उसकी जो दाढ़ी मूछ बाल सब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। यूजली लोग ऐसा करते हैं, फिर उसको साधु के भेष में लोग लेके आ जाते हैं। वो एक मंदिर है, ऑब्वियसली उसका कोई घर तो है नहीं, वो कहाँ रहे, तो एक मंदिर पर रहता भी है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान जिसके बाल बड़े बड़े हो, जिसके दाढ़ी मूछ बहुत बड़े बड़े हो, ढीला ढाला कपड़ा पहनते हो, मंदिर पे रहता हो, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है हर कोई क्या कि ये एक बहुत बड़े साधु महात्मा है, ऐसा लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोग उनके खाने के लिए, मतलब राजू के लिए खाने के लिए सामान, है ना, उसके रहने के लिए व्यवस्था, तीनों टाइम खाना पीना, उसके देखभाल करना, उससे आके बातचीत करना, हर लोग गांव के लोग करते थे। अब ये सब बातों से राजू भी अब क्या करता, उसको कहीं और जा नहीं सकता था, वहीं पर रहता था और उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल ही रही थी। तो वो कहीं ना कहीं सोचता था कि चलो ठीक है, अब मैं ऐसे भी रह रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काफ़ी समय तक वो ऐसे ही रहने लगा, एज अ साधु बन के, एज अ सेंट बन के वो बहुत समय तक उस मंदिर में रहता चला गया, ठीक है। उसको भी अच्छा लगता था, लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती थी गांव के लोग आके राजू को बताते थे, राजू उसका सोल्यूशन बताता था। फिर वो एक कहते हैं ना एक महात्मा की तरह रहने लग गया, वहीं पे सारी चीज़ें होने लगी। पर कहीं ना कहीं पास तो उसको अफेक्ट करता था, उसको पता था कि हु एम आई, वो सेंट नहीं है, उसके ऊपर कितनी बड़ी फॉर्जरी का एलिगेशन लगा था, वो जेल में 2 साल का समय बिता के आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है कि उस गाँव में बहुत बड़ा ड्रॉट आता है, बहुत बड़ा सूखा पड़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना बड़ा सूखा पड़ता है, इसके वजह से क्या होता है कि गाँव के लोग अब आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने की वजह से क्या होगा कि अब लोगों के लिए खाने के लिए जो है अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोगों के बीच आपस में बहुत सारा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। इस बात से राजू बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी समय से उस गांव में रह रहा होता है, गांव के लोगों के साथ, गांव के इन्वायरमेंट के साथ, गांव के जो भी भाईचारा है इसके साथ उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अब वो देखता है लोगों को इस तरह से लड़ते हुए, इस तरीके से करते हुए, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गांव का एक आदमी होता है, उसको बोलता है कि जाके बोल के आओ कि अगर आप लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरे इस बात को, अगर आप लोग आपस में लड़ोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। ऐसा वो बोलता है उस आदमी को जाके बोलने के लिए गाँव में। ये आदमी जाके गाँव में क्या बोलता है कि इस महात्मा जी ने बोला है कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक बारिश नहीं होती, ठीक है। ये बात जाके वो गांव में बोल आता है। अब गांव के लोगों को लगने लगता है कि अरे बाप रे, महात्मा जी ने तो इतना बड़ा प्रण ले लिया है हमारे वेलनेस के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। अब लोग आ जाते हैं और आके यहाँ पे बोलने लगते हैं कि अरे
महात्मा जी आप ही हमारे सर्वो सर्वा है, आप ही सब कुछ है, आपने हमारे लिए इतना बड़ा प्रण लिया। उनको तो पता ही नहीं उन्होंने क्या लिया, फिर लोग खुद ही बता देते हैं कि आपने ये बोला था। अब क्या होता है, लोग लोग खुद बताते हैं कि आपने मतलब कि जब तक पंडित जी भूखे, मतलब जो हमारे महात्मा जी हैं राजू को, कि वो तब तक भूखे रहेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाती। अब राजू इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। यहाँ पे आर के नारायण ने ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट किया स्टोरी को लेके, कि वो सोचता है आखिर मैं क्या खाऊं भाई। वो इतना बेचैन रहता है अंदर से, क्योंकि उसको खाने का सोच तो यही था ना कि गांव के लोग लाके खाना देते थे। अब गांव के लोगों को खुद ही पता चल गया है कि राजू जो है वो भूख हड़ताल पे है, तो उसको कुछ लाके नहीं देते थे खाने के लिए। अब राजू अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन होते चला जाता था। एक दिन 2 दिन, मतलब यहाँ तक नोवेल में है कि उसको लगता था कि अरे भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया गया वही खा ले वो, ठीक है। यहाँ तक उसको भूख लगती थी, पर वो करे तो करे क्या। पूरे टाइम उसके लोग आसपास बैठे हुए हैं, है ना, पूरे टाइम उसके साथ और लोग भी बैठे हुए उसकी देख रेख कर रहे हैं, पूरे टाइम ऑल द टाइम उसके साथ है, तो वो खा भी नहीं सकता था। तो देखते देखते क्या होगा कि राजू कहीं ना कहीं अब वो भी सोचने लग गया कि वो भी एक कहते हैं ना कि अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग गया, ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि अब जो पूरे पूरे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा राजू को प्रेज करने लग गए। पूरे मीडिया के लोग, हर जगह के लोग आने लग गए कि अरे महात्मा जी जो है वो भूख हड़ताल पे हैं, गाँव में जब तक बारिश नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल हो रही है, ऐसे ऐसे करके लोग बातें बनाने लग गए। पूरी मीडिया हर जगह सबको पता चलने लग गई, ठीक है। एक दिन जो है जो राजू है वो बताता भी है विलन को कि अरे मेरा पास्ट ऐसा नहीं है। मैं वो सारी अपनी स्टोरी बताता है, किस तरीके से उसकी मदर उसको छोड़ के गली चली गई, किस तरीके से नलिनी आई, नलिनी भी चली गई, इस तरह की सारी बातें वो बताता है। तो इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी जो है वो विलन बोलता है कि अरे नहीं महात्मा जी, हम फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है। वो नहीं सुनता है राजू की उतनी सारी बातें, उसको अमल में नहीं लेके आता है। तो राजू जो है इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर भी वो सोचते हैं कि चलो कोई ना, फिर वो इसी को कंटिन्यू रखता है। एक दिन जो है राजू जो है एक नदी में नहाने चला जाता है, और वहाँ पे जैसे ही नहा रहा होता है, नहाते नहाते उसको लगता है कि वो बोलता है, ठीक है। उसके साथ जो लोग गए रहते हैं उनको बोलता है कि देखो बादल, काले बादल आ रहे हैं, काले बादल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर यहीं पे जो स्टोरी है उसकी एंड हो जाती है, ठीक है। बारिश भी हो जाता है शायद तो, और फिर सारे जो बादल है वो आते हैं आते हैं आते हैं, और वहीं पे जो स्टोरी एंड हो जाती है। इसके बाद स्टोरी में क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल भी आर के नारायण ने कोई बात नहीं की होती है। अब अगर ग्रेजुएशन में अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि आप स्टोरी का एंड प्रिडिक्ट करो कि क्या हुआ होगा स्टोरी में, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स भी मिलते हैं, वो तो अलग बात है, पर यहीं पे स्टोरी की द एंड हो जाती है। तो ये थी आज हमारी आर के नारायण की द गाइड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही जो है अच्छी वीडियोस के लिए, ऐसे लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस के लिए, सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए। हम सोशल साइंस की वीडियो जल्दी लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। ऑलरेडी चैनल पे भी है, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ग्रामर के भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे चैनल पर ऑलरेडी कवर है। बहुत सारे राइटर्स की वीडियोज़ ऑलरेडी कवर है, तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जाके वहाँ से डेफिनेटली देख सकते हैं। साथ ही आप इस जो है मालगुडी डेज और भी आर के नारायण से जो है MCQ सॉल्व करने के लिए www.toppersgalaxy.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप MCQ दे सकते हैं, ताकि आप खुद को सेल्फ इवोल्यूएट कर पाएँ कि आप कितने हद तक आपको जो है स्टोरी समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।